हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक हमने यहाँ डिस्कशन के लिए लिया है वह दरअसल दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जो अक्सर हमें झगड़े की स्थिति या किन्हीं बातों पर मतभेद की स्थिति दिखती है, उसको लेकर के ये पूरी आज की हमारी खबर है। तो खबर हमने क्यों ली है, हम सबसे पहले इसको जानने के लिए न्यूज़ को देखते हैं। तो न्यूज़ है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स बिल टू डिफाइन दिल्ली एलजी's पावर मूव इन लोकसभा। यानी लोकसभा के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एक बिल पेश किया है जिसके अंतर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल की स्थिति को स्पष्ट करने के कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इस विधेयक में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं अभी हम आज के डिस्कशन में उसे समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम खबर देख लेते हैं। खबर में जो मुख्य पॉइंट है उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसमें गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है और इस विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी ने पेश किया है। अब इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो प्रावधान है, इस विधेयक का नाम सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 है। तो 1991 के अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है इस नए विधेयक के जरिए। तो डिस्कशन आज के टॉपिक में हम जिन पॉइंट्स पर करेंगे उसमें हम सबसे पहले दिल्ली की विशेष स्थिति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं खासकर दिल्ली को लेकर के, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इसको लाने का उद्देश्य क्या है और केंद्र सरकार ने किन बातों का यहाँ पर जिक्र किया है, इसको लाने की क्या आवश्यकता थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अक्सर जो इसके पहले भी हमें कई बार दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में जो बहस के मुद्दे बनते रहे हैं उनको लेकर के न्यायपालिका ने क्या क्या इसके पूर्व में निर्णय दिए हैं, तो हम एक आधार पर उनको भी समझेंगे। इसके बाद क्या किया जा सकता है, आगे की राह और एक सवाल मेंस के स्तर पर आप शामिल करेंगे। चूँकि ये पेपर केंद्र राज्य संबंधों से भी संबंधित है, खासकर संविधान के अंतर्गत दिल्ली की विशेष स्थिति से संबंधित है, इसलिए इसे हम जीएस के पेपर 2 में रखेंगे मेंस के स्तर पर। गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पर और सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो गाइस, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के रूप में दिल्ली का जिक्र किया गया है। तो गाइस, पहले दिल्ली को संविधान के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए और 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत एक नया अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया, जिसके तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली का जो केंद्र शासित क्षेत्र था उसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के रूप में कहा जाने लगा। ऐसा क्लॉज में हमें मिलता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत अब तक जो दिल्ली केंद्र शासित राज्य के रूप में था वहाँ पर उपराज्यपाल की व्यवस्था थी। इस नए क्लॉज के अंतर्गत दिल्ली राज्य क्षेत्र में उन्होंने एक विधान परिषद या फिर मंत्रिपरिषद की भी यहाँ पर स्थापना की गई कि ताकि वहाँ पर अब चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि साथ ही उपराज्यपाल दोनों मौजूद रहेंगे। अब इसमें जो अधिनियम है वह लाया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 को यहाँ पर संशोधित किया जाएगा नए अधिनियम के जरिए। तो पहले जो कानून अभी तक लागू था उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 उसे कहा जाता है। यह अधिनियम तब से लागू है जब से संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद से इस अधिनियम को लाया गया जिसके तहत दिल्ली राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यों को संचालित किया जाता है। गाइज, एक चीज़ और समझनी यहाँ बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र में जो चुनी हुई सरकार है उसके पास भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। यानी जो दिल्ली की सरकार है वह इन 3 क्षेत्रों को छोड़ करके कानून बना सकती है और इन 3 क्षेत्रों को केंद्र सरकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इस क्लॉज की 239 ए 4 की, जिसके अंतर्गत उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि कौन किस तरीके से कार्य करेगा। इसमें कुछ बातें कही गई हैं, जैसे उपराज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके बाद यह सलाह उन मामलों में होगी जहां विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। जैसा अभी हमने जिक्र किया कि भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 चीज़ें केंद्र सरकार के अंतर्गत लाई गई, यानी केंद्र सरकार इन 3 विषयों पर कानून बनाएगी। इसके अलावा जो विषय दिल्ली विधानसभा के लिए
आरक्षित किए गए हैं, इसके अलावा या फिर जो विषय राज्य सूची में शामिल हैं उनमें यहाँ पर दिल्ली विधानसभा ही कानून बनाएगी। अब हम बात करें, अगर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कोई मतभेद की स्थिति आती है, तो उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद के मामले में उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए संदर्भित करेंगे और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार ही कार्य करेंगे। हालांकि इसमें एक बात और कही गई है कि यदि कोई ऐसी बहुत ही आवश्यक स्थिति पड़ती है जहां पर उपराज्यपाल को कोई निर्णय लेना होगा तो वे इस चीज़ के लिए भी सक्षम माने जाएंगे। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इस कानून की, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक की। हम विधेयक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव किए गए हैं। गाइज, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि यह प्रस्तावित कानून एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को उन मामलों में भी विवेकाधीन अधिकार देता है जहां कानून बनाने के लिए दिल्ली की विधानसभा को अधिकार है। यानी इसके पहले जो अधिकार थे कुछ मामलों को लेकर के दिल्ली विधानसभा जिन विषयों पर कानून बना सकती है, अब वे सभी मामले भी इस प्रस्तावित कानून के तहत उपराज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आने वाले हैं। ऐसा यह कानून प्रस्ताव करता है। यानी हमें दिखता है कि यह कानून उपराज्यपाल की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा किया जाने वाला एक प्रयास के रूप में हमें देख सकते हैं इसे हम। इसमें एक और बात है, जो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी निर्णय से पहले उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से उसकी राय देने का एक अवसर प्रदान किया जाए। यह इस कानून के अंतर्गत प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल यदि कोई भी निर्णय दिल्ली की विधानसभा लेती है, ऐसे में उपराज्यपाल को एक बार उसके संदर्भ में जानकारी होना आवश्यक है और उन्हें इसके विषय में अपने विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा भी इसमें कहा गया है, उनको उनकी राय के रूप में यहाँ पर इसको वर्णित किया गया है। अच्छा, संशोधन का प्रस्ताव जिस कानून में है वह 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में खास तौर पर प्रमुख रूप से इन संशोधनों की बात कही गई है। यही वो क्लॉज हैं जो उपराज्यपाल के और दिल्ली विधानसभा के बीच में प्रमुख रूप से शक्तियों की बात करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 21। धारा 21 के अंतर्गत कुछ मामलों के संबंध में विधानसभा द्वारा पारित कानूनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है कि किन स्थितियों में इन कानूनों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात और जो प्रमुख रूप से शामिल की गई है वह है सरकार की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करना। यानी कि जब इस बात का जिक्र होता है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत लिया गया फैसला, ऐसे में सरकार की स्थिति किस बात को लेकर के कही गई है, यानी दिल्ली सरकार के रूप में अंतिम मान्यता दिल्ली के उपराज्यपाल को दी जाएगी या फिर चुनी गई सरकार के प्रतिनिधि यानी मुख्यमंत्री को विशेष रूप से यहाँ पर बात की गई है कि किसको दी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रावधान किए गए हैं उसमें उपराज्यपाल की स्थिति को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। बात करें धारा 24 की, तो धारा 24 में कहा गया है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर उपराज्यपाल की सहमति ली जानी चाहिए, ऐसा धारा 24 कहती है। ऐसे में यह जो नया कानून है वह कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकार नहीं करेंगे यदि विधानसभा उसको दी गई शक्तियों के बाहर जाकर के इस तरीके के कोई प्रावधानों को उस विधेयक में शामिल करती है। तो ये एक बड़ी बात है कि ऐसा कोई भी यदि प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास आता है तो वे उसे स्वीकार करने से मना कर देंगे, ऐसा यह कानून प्रस्तावित करता है। बात करें धारा 33 की, तो धारा 33 में कार्यविधि के नियम बताए गए हैं। इसके अंतर्गत जो बात कही गई है वह है विधानसभा राजधानी के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार करने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी। यानी दिल्ली का प्रशासन दिल्ली के अंतर्गत उपराज्यपाल के अन्य अधिकारियों या अन्य लोगों के जरिए चलाया जाता है। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार दिल्ली कामों को लेकर के किसी तरह के कोई नियम या कोई समिति का गठन करती है तो यह यहाँ पर मान्य नहीं होगा इस नए कानून के अंतर्गत। धारा 44 की बात करते हैं। धारा 44 कार्य संचालन से संबंधित है। तो यहाँ केंद्र सरकार ने कुछ बातें कही हैं जिसके अंतर्गत धारा 44 में भी उन्होंने संशोधन की बात कही है। उनका कहना है कि प्रभावी समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए कोई संरचनात्मक तंत्र नहीं है। यानी जो वर्किंग प्रोसीजर होने वाले हैं, जो कार्य संचालन से संबंधित नियम हैं, उनको लेकर के इस बात की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उन कार्यों को होने की जो प्रक्रिया है उसमें कितना समय लगना चाहिए या किस तरीके से उन कार्यों को किया जाना चाहिए। अगली बात,
कोई आदेश यदि जारी किया जाता है तो उस आदेश को जारी करने से पहले सरकार किस प्रस्ताव या मामले को उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगी, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा यहाँ पर लिखी नहीं गई है। यानी कि किन चीज़ों को सरकार उपराज्यपाल के पास लेकर के जाएगी, किन मामलों में वह स्वयं निर्णय ले सकती है, ऐसी कोई यहाँ पर स्पष्टता नहीं है, जिसको यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना है कि वे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये था गाइस इस कानून यानी इस विधेयक से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, किन किन धाराओं में संशोधन किया जाना है। अब हम बात करते हैं कि क्या आवश्यकता थी इस विधेयक को लाने की। तो सरकार ने कुछ बातें कही हैं, जैसा कि सबसे पहला और प्रमुख बिंदु यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसे लाया गया है कि उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार के बीच में अक्सर तनातनी की स्थिति बनती है। इसका प्रमुख कारण उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनका स्पष्ट ना होना है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह तर्क है कि वे इन दोनों के कार्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि कल को किसी भी तरीके की झगड़े की संभावना ही ना बने। इसी तरीके से निर्वाचित सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाए कि दिल्ली की सरकार का दायरा क्या होगा काम करने का और उपराज्यपाल कहाँ तक जाकर के कार्य करेंगे। गाइस, इसके लिए हम अगर समझें इस पूरे पहलू को तो इसके पहले भी न्यायालय ने इस मामले से संबंधित कई सारे निर्णय दिए हैं। ये मामला पहले भी दिल्ली सरकार द्वारा न्यायालय के पास भेजा जा चुका है। तो हम बात करते हैं न्यायालय के कुछ निर्णयों के बारे में। तो न्यायपालिका के पूर्व निर्णय क्या है? देखिए, यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय का यानी दिल्ली हाई कोर्ट का अगस्त 2016 का एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। उस दौर में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने यह निर्णय दिया था कि उपराज्यपाल, हालांकि 1991 के बाद से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, उसके बावजूद उपराज्यपाल की स्थिति महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाना है तो उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल से उसकी मंजूरी ली जानी बहुत आवश्यक होगी। तो 2016 में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया तो उस समय चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने यह मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो निर्णय दिया वह इसका लगभग विपरीत था। तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 में आया और उन्होंने इस बात को लगभग जो हाई कोर्ट ने बात कही थी उसको उन्होंने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कुछ तर्क दिए थे जिन्हें समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह कहा कि यदि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर चुनी हुई सरकार मौजूद है वहाँ पर चुनी हुई सरकार के भी कुछ अधिकार होते हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार को ही यहाँ पर प्रमुख स्थिति दी जाएगी और दिल्ली सरकार को जिन मामलों में कार्य करने की या विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है वे उन मामलों में विधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। और उन्होंने यहाँ पर एक बात और कही कि यदि राष्ट्रपति को जब उपराज्यपाल कोई मामला रोकते हैं और उसे राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं, ऐसे में हर मामले को रोका जाना उचित नहीं होगा। ऐसी वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की थी उस मामले को लेकर के, जिसके बाद मामला आगे बढ़ा और दिल्ली सरकार ने कई सारे फैसले अपने आगे बढ़ाए, जिसके अंतर्गत 200 यूनिट बिजली देना या फिर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा जैसे प्रावधान करने की दिल्ली सरकार को कुछ छूट प्राप्त हुई। गाइस, यहाँ पर समझना एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि ये बात अपने आप में समझनी बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार जो एक चुनी हुई सरकार है उसके क्या अधिकार होने चाहिए और उपराज्यपाल जो कि एक संविधान के आधार पर प्रमुखता रखते हैं उनके भी यहाँ पर क्या अधिकार होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर मामला अक्सर हमें फंसता तब दिखता है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होती है। तो ऐसे में चूँकि इसके पहले दिल्ली के संबंध में ऐसी स्थितियाँ कम ही बनती दिखती थी जब केंद्र में और राज्य में एक सी सरकार होती थी। इस समय केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, ऐसे में हितों का टकराव हमें दिखाई देता है। तो ये एक चैलेंज के रूप में सामने आता है। अगर हम बात करें कि क्या किया जा सकता है, तो बात करते हैं आगे की राह के बारे में। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझना होगा कि सामंजस्य बनाकर कार्य किया जाए और सामंजस्य बनाने की ज़रूरत इसलिए भी है कि ताकि हम संवैधानिकता या संविधान के प्रावधानों के आधार पर ही आगे बढ़ें और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग हटकर सारे सिनेरियो को देखें। सरकारों के लिए समझना बहुत ज़रूरी होगा कि वे अपनी व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों को साधने से बचें या फिर जो आरोप इसी वजह से हमेशा गवर्नर या उपराज्यपाल के ऊपर हमें लगते दिखते हैं कि उन्हें केंद्र का एजेंट कहा जाता है, तो ये सारी स्थितियाँ केंद्र राज्य संबंधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा सरकारों के लिए समझना कि वे एक अलग तरीके से इस पूरे परिप्रेक्ष्य को लें और एक ऐसे मॉडल पर काम करें जहां सामंजस्य बिठा करके सही तरीके से सुविधाओं को या फिर कानूनों को पब्लिक के हित में लागू किया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाना बहुत अहम होगा। हालांकि अब केंद्र सरकार ने जो विधेयक यहाँ पर लोकसभा में लेकर के आए हैं, देखना होगा कि क्या क्या इसके प्रावधान किस तरीके से लागू किए जाएंगे, या फिर आगे चलकर इस विधेयक पर यदि दिल्ली सरकार, हालांकि यह तो स्वाभाविक ही है कि दिल्ली सरकार इस मामले को भी वापस से सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है यह आगे देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है गाइज, ये था आज का हमारा इस विधेयक को लेकर के डिस्कशन। अब हम बात करते हैं आज के सवाल को लेकर के। तो सवाल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल है, राज्यपाल और उपराज्यपाल की संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। गाइज, ये सवाल हमने दरअसल इस वजह से लिया है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के क्या दायरे हैं, राज्यपाल को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, या उपराज्यपाल का दायरा राज्यपाल से कितना आगे बढ़ता है, उपराज्यपाल की क्या सीमा होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप एक बार स्पष्टता से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है गाइज, ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, शुक्रिया।